क्या आपने अपने क्लास का यस टाइम टेबल देखा है? जरूर देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। तो क्या खास बात है टाइम टेबल में? टाइम टेबल में आप देखेंगे कि पीरियड्स लगे होंगे 1 2 3 4 रिसेस 5 6 7, है ना? और ये पीरियड डे वाइज रिपीट होते रहते हैं। कोई एग्जांपल दूं? लाइक आपका फर्स्ट पीरियड इंग्लिश चलता है, तो सेकंड पीरियड हिंदी चलता है, तो थर्ड पीरियड सोशल चलता है, और ऐसे ही पीरियड्स चलते रहते हैं, 7 या 8 पीरियड चलते रहते हैं। अगले दिन क्या होता है? यस, अगले दिन वही जो फर्स्ट पीरियड कल था इंग्लिश फिर से रिपीट, सेकंड पीरियड फिर रिपीट, थर्ड पीरियड सोशल। टाइम टेबल में क्लासेस में डे वाइज, यस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, डे वाइज 7 या 8 पीरियड, जितने भी आपके स्कूल में पीरियड चलते हैं उतने पीरियड्स अरेंज हैं। तो रोज है और कॉलम है। तो जहां पर क्या होता है, यस, रो इसे बोलते हैं, जहां पर रो होते हैं, है ना, और जहां पर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये रहा कॉलम आपका, इसको हम लोग कहते हैं क्या? पीरियड। यस, ये है, यस, ये है क्या? टाइम टेबल। तो टेबल में रो और कॉलम दोनों होते हैं। जब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हम उन्हें रो कहते हैं, और जब वर्टिकली आते हैं तो उन्हें कॉलम कहते हैं। सर ये तो बड़ी कॉमन चीज है आप ये, हाँ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। तो आज हम यस इसी कॉमन चीज पर, इसी कॉमन चैप्टर पर, इस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताते हैं कि सबसे पहले हेनरी मूजली, यस, हेनरी मूजली को कई बार फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया है। तो क्यों? क्योंकि ही गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या बताया उन्होंने मॉडर्न टेबल के बारे में? तो बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, यस, कीवर्ड याद रखिए, एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर जो है वही डिसाइड करेगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कौन सी चीज डिसाइड करेगी? यस, एलिमेंट की, यस, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो ये एक, यस, ये एक मेन उन्होंने क्या किया, एक तरह से खोज निकाली। वो था वर्ड, कीवर्ड था कि एटॉमिक नंबर जो होगा वही डिसाइड करेगा एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगी। यस, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यस, उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? उसका एटॉमिक नंबर। फिर आते हैं नील बोर। यस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही इनके टेबल को, यस, मॉडर्न टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। स्क्रीन पर आप उसकी एक इमेज भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल तो मैंने पहले ही बताया, क्लास का होता है टाइम टेबल, होता है ना? आपने टाइम टेबल अपने क्लास का देखा है जिसमें आपके क्लासेस अरेंज हैं। हर दिन फर्स्ट पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश पढ़ रहा है, सेकंड पीरियड हिंदी पढ़ रहा है, थर्ड पीरियड सोशल पढ़ रहा है, पर अगले दिन जैसे ही आते हैं फिर वही हिंदी, इंग्लिश, सोशल, ऐसे चलता रहता है। तो क्या हो रहा है, एक सर्टेन टाइम बाद वो चीजें क्या हो रही है, फिर रिपीट हो रही हैं। तो उसे का नाम दिया गया है क्या? यस, पीरियोडिसिटी। ठीक सुना, पीरियोडिसिटी। तो आइए जाने पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एक टेबल होता है, टेबल में मैंने बताया क्या मिलेगा आपको, रो मिलेगा। रो कैसे मिलेंगे? यस, हॉरिजॉन्टल जब चीजें लिखी होती है उन्हें हम रो कहते हैं, और जब यस वर्टिकल चीजें लिखी होती हैं, टॉप टू बॉटम जो लिखी होती है तो उन्हें कॉलम कहते हैं। तो अ टेबल, यस, अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रखा गया है। ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या है? ग्रुप का दूसरा नाम है कॉलम। ग्रुप को ही हमने क्या नाम दिया है? कॉलम। और रो को क्या नाम दिया है हम लोग ने? यस, रो को नाम दिया हम लोग ने पीरियड। तो आपको समझ में आ गया कि मॉडर्न टेबल में क्या खास बात है। उसमें ग्रुप्स हैं जो कि कॉलम्स हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको? टॉप टू बॉटम मिलेंगे, है ना? कॉलम कहां से मिलते हैं? वर्टिकल मिलते हैं, टॉप टू बॉटम मिलते हैं। और पीरियड कहां मिलेंगे? पीरियड आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ गए ना? यस, ऐसे आप लेटते कैसे हैं? यस, बेड पे लेट जाते हैं तो आप, यस, हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। और आप खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूं अभी, तो करेक्ट, तो खड़े हैं तो हम लोग क्या है? यस, वर्टिकल है। तो ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और पीरियड्स क्या होते हैं? यस, हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो एक टेबल में क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे, ग्रुप्स में मिलेंगे, रोज में मिलेंगे, पीरियड्स में मिलेंगे। और वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा रेगुलर ट्रेंड। यस, ट्रेंड शो करेगा, रेगुलर ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की
प्रॉपर्टीज को शो करेगा कि उनका ट्रेंड क्या है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने बना रखा है, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल अप टू पीरियड 3। क्या चीज? अप टू पीरियड 3 ही आपको क्या करना है, सिलेबस में करना है। आर्गन तक आपको करना है, उसके बियॉन्ड नहीं करना है। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बियॉन्ड आर्गन। ठीक है, ये रहा पीरियड 3। तो ये रहा पीरियड। मैंने आपको बताया कि एक मॉडर्न टेबल में आपको पीरियड मिलेगा। पीरियड क्या डिसाइड करेगा? पीरियड बताएगा आपको, यस, अगर आप पीरियड नंबर 1 में खड़े हैं तो उसका मतलब है कि उसमें एक शेल होगी। अगर आप पीरियड नंबर 2 में खड़े हैं तो उसके पास 2 शेल होगी। ऑब्वियस बात है, पीरियड नंबर 3 में खड़े हैं, 3 में खड़े हैं, यस, तो जैसे पीरियड नंबर 3 में है आपके पास सोडियम, है ना, तो पीरियड क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। एग्जाम्पल ग्रुप में मैं सोडियम का एग्जाम्पल देता हूं। सोडियम जो है, जिसको हम Na कह रहे हैं, इसका मास नंबर है 23, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या बनाया गया है? इस मॉडर्न टेबल को बनाया गया है। क्या नंबर बताया? 11। तो जो 11 नंबर है इसका क्या एटॉमिक नंबर है, इसके बेसिस पे कितने, यही एटॉमिक नंबर भी है, यही इसके इलेक्ट्रॉन भी है, यही इसके प्रोटॉन भी है। तो जो ये इसका एटॉमिक नंबर है ना, उसके हिसाब से क्या क्या शेल बनेंगी? पहली शेल KLM, K शेल में 2 आ जाएगा, L शेल में 8 आ जाएगा और लास्ट बचेगा 1। तो 2, 8 और 1, सो 11 हो गया कि नहीं हो गया? सो इसका मतलब कितनी शेल्स बनी इसके अंदर? देखिए 1, 2, 3। क्या मैंने कहा था आपको कि पीरियड्स क्या बताएंगे आपको? यस, पीरियड बताएंगे नंबर ऑफ शेल्स। इसका मतलब है अगर आप पीरियड नंबर 4 पे खड़े हैं, यस, अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 4 पे है, जैसे आपको दिख रहा होगा पोटेशियम, कैल्शियम, तो इसका मतलब इन सब में कितनी शेल्स बनेंगी? 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यस, अब आते हैं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स कितने हैं? मॉडर्न टेबल के हिसाब से, मॉडर्न नोटेशन के हिसाब से 18 ग्रुप्स हैं। आपने देखा होगा, मैंने यहां नंबर भी लिखा हुआ छोटा सा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 12, है ना, 13, 14, 16, 17 और लास्ट में है 18। तो आपको टोटल कितने मिलेंगे? 18 ग्रुप मिलेंगे। ये है मॉडर्न नोटेशन। और ओल्ड नोटेशन क्या है? ग्रुप को A और B करके डिवाइड किया गया है। यस, आप देखेंगे 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 0। तो ये जो A और ये जो ग्रुप है बीच वाला B, A और B करके आपको क्या मिलेंगे? ग्रुप्स मिलेंगे। आपको A ग्रुप की स्टडी करनी है, B ग्रुप की स्टडी नहीं करनी है। ठीक है? क्या मैंने कहा? A, जहां पर A ग्रुप होगा उसको स्टडी करनी है। A जैसे 1A, 2A, 3A। क्यों? ये जो A वाला ग्रुप है जिसमें मैंने S ब्लॉक नाम रखा है, यस, इसमें क्या क्या आएंगे? यस, इसमें आएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी लास्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, S ब्लॉक वाले और P ब्लॉक वाले। यस, S और P दोनों ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी लास्ट शेल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इसमें S ब्लॉक भी आता है और ये P ब्लॉक भी आता है, पर ये जो जीरो वाला ग्रुप है ये नहीं आता है इसके अंदर। यस, जीरो ग्रुप जो है जिसमें मैंने लिखा है जीरो, देखिए P ब्लॉक के अंदर जीरो वाला ये पार्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं यस नोबल एलिमेंट्स या नोबल सब्सटेंसेस। ये रहा लास्ट वाला, क्योंकि इनके लास्ट शेल क्या होती है? कंप्लीट होती है, इसीलिए नोबल है। जो गैसेस हैं, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, यस, ये सब आते हैं लास्ट में। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्यों है इसका नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? इस S ब्लॉक का और इस P ब्लॉक का अप टू 17, यस, P ब्लॉक अप टू 17, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पर आपको स्टडी करनी है। जो ये बीच में ब्लॉक बना हुआ है, D ब्लॉक जिसका नाम है, देखेंगे आप मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, इसमें एलिमेंट्स के नाम भी नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको इनके बारे में स्टडी भी नहीं करनी है। जो ये D ब्लॉक है, यस, जिसको मैंने लिखा है 3B से लेकर के आपको दिखेगा, इसमें 10, यस, इसमें 10 कॉलम्स बने हुए हैं, 10 कॉलम्स बने हुए हैं, उनको हमको स्टडी नहीं करना है। ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक बना हुआ है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है, आपको इसकी स्टडी नहीं करनी है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको स्टडी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है।
ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। तो किस तरह के ये एलिमेंट्स हैं, इनका एक टिपिकल नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, यस, मतलब ये एलिमेंट्स अपने एक से अधिक वैलेंसी रखते हैं। इन एलिमेंट्स की कितनी वैलेंसी होती है, 1 से अधिक वैलेंसी होती है। क्यों, क्योंकि लास्ट शेल और पेन अल्टीमेट शेल अर्थात सेकंड लास्ट शेल दोनों ही इनकी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है डी ब्लॉक की। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यस पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एस ब्लॉक है, इसमें ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है जिसमें 1A लिखा है, उनको हम लोग कहते हैं अल्कली। यस, अल्कली ग्रुप। अल्कली, कोई कली है क्या, चलिए, अल्कली मींस सॉल्युबल बेसिस। मेटल के ऑक्साइड्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यस, उन्हें कहते हैं हम लोग अल्कली। इसका मतलब है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो आपको दिख रहा होगा, डाउन द ग्रुप दिख रहा होगा आपको, ये सब क्या है, अल्कलीज हैं। पानी में सॉल्युबल, यस, पानी में ये सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्या, अल्कलीज। फिर आता है ग्रुप 2, ग्रुप 2A। ये कैसे है एस ब्लॉक में, ये है अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलीज तो हैं पर ये वीकर अल्कलीज हैं। वीकर अल्कलीज, यस, इसका मतलब है ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम दिख रहा होगा आपको, यस, या कैल्शियम दिख रहा होगा, ये लोग क्या है, वीकर अल्कलीज है। अब आता है, उसके आगे बढ़ जाते हैं ग्रुप 3। ग्रुप 3 में आप देखेंगे तो आपको जो पहला एलिमेंट दिख रहा है वो बोरॉन है, तो इसीलिए इसका नाम कई बार रखा गया है क्या, बोरॉन फैमिली। मैंने बताया ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हैं। तो बी जो बोरॉन है, इनके नाम से इसका नाम है बोरॉन फैमिली। डाउन द ग्रुप आप देखेंगे तो उनका नाम बोरॉन फैमिली है। सी जो लिखा हुआ है, जो इसका 4th ए लिखा हुआ है, याद रखिएगा ए जिसमें लिखा है वही ग्रुप की आपको स्टडी करनी है। ए जो कि कार्बन फैमिली है, यस, डाउन द ग्रुप देखेंगे तो कार्बन फैमिली है। नेक्स्ट 15 जो ग्रुप नंबर है वो 5th है, वो नाइट्रोजन फैमिली है। 16 जो ओ ऑक्सीजन लिखा है वो चेल्कोजेन फैमिली है, यस, चेल्कोजेन फैमिली है। 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यस, 17 जिसमें 7A ग्रुप, मैंने कहा था 17 नया तरीका है ग्रुप का नंबर देने का, और ये 7A लिखा है ये ओल्ड नोटेशन मेथड है ग्रुप नंबर देने का। तो जो 7A ग्रुप है वो है हेलोजेन। यस, ग्रुप नंबर 17, क्या नाम है इनका, हेलोजेन। क्या ये लोग हेलो करते हैं क्या, क्या हेलो हेलो होता है यहां पर, नहीं। वर्ड हेलो मींस सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या, करेक्ट, सॉल्ट फॉर्मर्स। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन्स, ये सब कौन है, हेलोजेंस है, अर्थात ये सब क्या है, सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं जिनकी लास्ट शेल यस इनकम्प्लीट है। इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 होते तो शेल्स कंप्लीट होती, पर ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक, यस, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ताकि क्या हो जाए, स्टेबल बन जाए। तो ये हेलोजेंस हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। और सबसे आखिरी में ग्रुप 0 नाम दिया है, देखिए, है ना, ग्रुप 0 लिखा हुआ है, इसका मॉडर्न नाम है 18 नंबर। यस, मॉडर्न नंबर है 18 और ओल्ड नोटेशन नंबर है ग्रुप 0। अगेन 0 इसलिए है कि इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट है, लास्ट शेल कंप्लीट है। इसका मतलब ये ना तो एक्सेप्ट करेंगे या न तो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन, न गेन करेंगे न लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। में सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यस, ये सब नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, इनएक्टिव गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये इसका नाम पीरियोडिक टेबल क्यों रखा गया है? टेबल तो आप समझ गए कि इसमें रोज होते हैं और इसमें कॉलम्स होते हैं। रोज, यस, रोज को हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। ये रहा आपके पास स्क्रीन में, ये रहा पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। कितने पीरियड तक है? यस, 7 पीरियड तक है, जिसमें फर्स्ट पीरियड जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। देखिए, फर्स्ट पीरियड में, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड और थर्ड पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड है, जबकि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्या है? लॉन्ग पीरियड है। 7 पीरियड, यस, 7 पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है। ऐसा क्यों? क्योंकि 118 एलिमेंट्स तो मिल गए हैं। क्या ऐसा कंपल्सरी है कि इसके बाद और एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे और इन्वेंट नहीं होंगे? दैट इज व्हाई लास्ट पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड।
तो 7 पीरियड्स टोटल पाए गए हैं। पीरियड्स क्या डिटरमाइन करते हैं? यस, पीरियड बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। इसका मतलब अगर आप पीरियड नंबर 1 पे खड़े हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है या हीलियम है, इसमें कितनी शेल्स बनेंगी, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितनी बनेगी? 1। जबकि आप पीरियड नंबर 2 पे खड़े हैं, जैसे एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, तो इनमें 2 शेल्स बनेंगी। सिमिलरली अब आता है ये कॉलम होता है इसमें, तभी तो उसका नाम टेबल है, क्योंकि टेबल में मैंने बताया रोज होते हैं जिसको हम पीरियड बोलते हैं, है ना, और कॉलम्स होते हैं, है ना, जो कि टॉप से बॉटम आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ग्रुप। तो ग्रुप्स क्या बताते हैं? तो पहली बात तो 18 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। यस, ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक है। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 2, यस, जिसमें ए लिखा हुआ है ना, ओल्ड नेम है ए, 1A 2A, और यहां पर 3A 4A 5A 6A 7A और 0, ये जो ग्रुप है, यस, इन्हीं ग्रुप्स के बारे में हमें स्टडी करना है। ए ग्रुप और 0, क्यों ए ग्रुप और 0 को क्यों स्टडी करना है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं या ये 0 एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में ही स्टडी करना है। इनकी लास्ट शेल क्या है, इनकम्प्लीट है या एक 0 वाले में कंप्लीट भी है। जबकि बीच वाले जो ग्रुप है जिसका नाम डी ब्लॉक है, वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और नतीजा वो क्या है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्स हैं। इनकी लास्ट शेल और सेकेंड लास्ट शेल दोनों ही इनकम्प्लीट है। तो अब आता है ये जो ग्रुप है जो टॉप से बॉटम जा रहे हैं, यस, ये ग्रुप जो इसको हम कॉलम कहते हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब है अगर आप ग्रुप 1 में खड़े हैं तो इसकी लास्ट शेल में 1 होगा, और ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 2 पे खड़े हैं तो इनकी लास्ट शेल में सबके क्या होगा, 2 होगा। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की लास्ट शेल में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। आइए पीरियोडिसिटी के बारे में जानते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। टेबल तो आप समझ गए हैं। पीरियड क्या होता है? यस, पीरियड मतलब होता है समथिंग, यस, दैट रिपीट्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वह वस्तु, वह चीज, जो प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर टाइम बाद फिर से रिपीट हो जाए। आज इंग्लिश में फर्स्ट पीरियड था, हिंदी में मैंने कहा सेकंड पीरियड था, अगले दिन फिर फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड पीरियड हिंदी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड पीरियड हिंदी। तो ये क्या हो रहा है? आपके एक रेगुलर इंटरवल बाद वही सब्जेक्ट आपको फिर पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए नाम रखा गया है यस टाइम टेबल, पीरियोडिक टाइम टेबल। तो उसी तरह से पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या है? तो पीरियोडिसिटी मतलब है द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर, वो प्रॉपर्टीज फिर आ रही हैं, है ना, उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बार बार क्या हो रही है, रीअपीयर हो रही हैं एट रेगुलर इंटरवल। या हो सकता है दैट देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन, हो सकता है प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सेम ना हो पर उनमें थोड़ा सा क्या हो, वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पीरियोडिसिटी। अब ये क्यों होती है? इस पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी क्यों करती है? क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। याद रखिएगा आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट is decided by the group number or by the number of electrons in the outermost shell। और outermost shell का पता आपको किससे पता चल जाएगा? ग्रुप से। अगर आप ग्रुप नंबर 2 में है तो outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप ग्रुप नंबर 17 में है जिसमें 7 लिखा हुआ है, यस, ये रहा हेलोजेंस, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ग्रुप नंबर आपको बता देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, और इसी पे डिपेंड करती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका ये मतलब नहीं कि सबकी सेम प्रॉपर्टीज होगी, बट यस वो प्रॉपर्टी क्या होगी, थोड़ी ग्रेजुअल वेरिएशन से हो सकती है, प्रॉपर्टीज थोड़ी बढ़ या घट सकती है, ठीक है, पर प्रॉपर्टीज वही रहेगी। अब ये नॉन मेटल है तो ये भी नॉन मेटल ही है नीचे तक, बट ये हो सकता है कि मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम या ज्यादा हो सकता है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट इसकी और इनकी क्या होगी, यही हो सकता है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, नीचे की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बताना चाहते हैं इसमें। आइए ग्रुप नंबर 17 जिसको हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं, यस सॉल्ट फॉर्मर के नाम से जानते हैं, इनके सबके यस इन ग्रुप नंबर 17 के लास्ट शेल में क्या मिलेगा आपको, 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये रहा ग्रुप 17, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं आपको यहां पर।
और ये रहा 7 जो कि ए, जो कि इसका ओल्ड नंबर है। मैंने बताया था ओल्ड फॉर्म ऑफ नंबर जो है ग्रुपिंग का वो ये 7A लिख करके है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये सब ग्रुप्स में यस डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो दे आर कलर्ड नॉन मेटल्स, ये सारे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल्स हैं, और दे आर वेरी रिएक्टिव, ये सब वेरी रिएक्टिव है, और इन सब को कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। इसका मतलब क्लोरीन या फ्लोरीन आपको क्या मिलेगा, फ्री स्टेट में एलिमेंट के रूप में नहीं मिलेंगे, किसी न किसी ग्रुप में कंबाइन मिलेंगे। और क्या होगा, ये सब पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। यस, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, है ना, अल्कोहल, इसमें ये सॉल्वेंट हैं, है ना, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। और क्या प्रॉपर्टी है, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज किसमें है, ग्रुप नंबर 17 में है। यस, ग्रुप नंबर 17 में एक जैसे एलिमेंट तो अलग अलग हैं, पर प्रॉपर्टीज देखा आपने क्या मिल गई, एक जैसी मिल गई। तो यही हेल्प करता है ये पूरा पीरियोडिक टेबल। हम इसीलिए पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल को पढ़ करके आप धरती में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। सिर्फ एक टेबल आप पढ़ लीजिए, आपको पूरी केमिस्ट्री के अर्थात धरती में जितने भी एलिमेंट्स अभी तक पाए जा रहे हैं उन सब की जानकारी, उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उनके सारी जानकारियां फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब एक जगह मिल जा रही है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको अपने केमिस्ट्री में कैरियर बनाना है, आपको यस साइंस लेना है अगर 11th में 12th में, तो आप यस अगर आप पीएमसी ग्रुप में जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें पीरियोडिक टेबल आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, यस एकदम कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा उसको। लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे जानते हैं आप, यस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप जाएं और जरूर 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 ज्वाइन करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स की क्या क्या है सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर में जानेंगे एटॉमिक साइज। नाम से पता चलता है एक एटम की साइज। एक एटम के कोर में बीच में होता है न्यूक्लियस और चारों तरफ क्या होते हैं, यस एटम को सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। तो अगर न्यूक्लियस ऑफ द एटम का सेंटर और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस नाप लिया जाए तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यस कहलाएगा एटॉमिक साइज। सो आइए समझते हैं एटॉमिक साइज का दूसरा टर्म है एटॉमिक रेडियस। किसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस के बीच में से और आउटर मोस्ट शेल। और स्क्रीन पे रहा ये आपके लिए डायग्राम। आइए एक और एग्जाम डेफिनेशन समझते हैं। इट इज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स। क्या कहना चाहते हैं, अगर दो एटम्स कंबाइन हो गए तो इनके दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये रहा न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हाफ कर दें तो बन जाएगा करेक्ट एटॉमिक रेडियस। क्या यूनिट है, किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं। और किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। नंबर ऑफ शेल्स, यस मैंने बताया था पीरियड 1 में एक शेल होती है, तो पीरियड 2 में 2 शेल होती है, तो पीरियड 3 में 3 शेल। तो जितने नंबर ऑफ पीरियड होंगे उतनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी। जबकि ग्रुप्स क्या बताता है, ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट शेल। ग्रुप नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड चीज किस पे डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, यस हर एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन से बना होता है, पॉजिटिव चार्ज से बना होता है, उसी को कहते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज। इट इज द पॉजिटिव चार्ज और इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है और एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस में कैसे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने लगेगा अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, है ना। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो शेल 1 है
इसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, पर हीलियम की तरफ चले जाए तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। कैसे सर, ये कैसे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ये जानना चाहते हैं ना? तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, नतीजा क्या हो जाएगा? यस, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा हो जाएगा, अर्थात रेडियस छोटा हो जाएगा ना? सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज। आइए ट्रेंड समझते हैं, ये ट्रेंड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन ट्रेंड्स को आपको इन ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। यस, ट्रेंड्स पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इसलिए बहुत सीरियसली इस ट्रेंड को समझिएगा। सो डाउन अ ग्रुप, अगर आप कॉलम के डाउन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डाउन द टेबल जाएंगे, तो उस ग्रुप में आप देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लगेगी। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि मैंने कहा पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में एक शेल होगी, दूसरे पीरियड में 2 शेल होगी, तीसरे पीरियड में 3 शेल होगी, तो शेल्स बढ़ती जा रही हैं, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो क्या रीजन दिया? पहला बताया कि एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डाउन द ग्रुप, क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एडिशन ऑफ शेल होता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, डाउन जाते जाएंगे, शेल्स इंक्रीज होता रहेगा। याद रखिएगा, पीरियड नंबर ऑफ शेल्स बताता है। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? एटॉमिक रेडियस इसलिए लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो बढ़ने लगेगा लेफ्ट टू राइट, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नतीजा न्यूक्लियस छोटा हो जाएगा। जरा स्क्रीन पर एक डायग्राम देखें और देखें लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। न्यूक्लियस छोटा होता जा रहा है, शेल्स और नजदीक आ जा रही है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे क्या होगा। लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द टेबल देखेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक प्रेस करना है, और हां इसी तरीके से क्विकली और इजीली केमिस्ट्री को समझना है तो पूरी वीडियो को अंत तक देखो। याद रखिएगा, ये अब आपके लिए एक खुद के लिए चैलेंज है कि आप क्या करें, अपने केमिस्ट्री को बेटर और बेटर कर सकें। अगर आप साथ में क्या करें, नोट्स बनाएं, वीडियोस को ध्यान से देखें और पॉज करें, और जहां कंफ्यूजन हो रहा है उसे बुक के साथ भी कोलेट करके देखें। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या होता है? मेटल बनने की टेंडेंसी का नाम रखा गया है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस होते हैं, मेटल लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो आइए इसी पे डिपेंडेंस की डेफिनेशन। तो एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। याद रखिएगा, जिनकी शेल में 1, 2 और 3 होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएंगे, अर्थात जिनकी वैलेंसी अर्थात जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 और 3 होंगे वो मेटेलिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब आगे बढ़ जाएंगे, लास्ट शेल में अगर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ये नॉन मेटल्स हैं। तो एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन, अगर वो लूज इलेक्ट्रॉन करते हो और वो पॉजिटिव आयन बन जाते हो, वो मेटल्स हैं, वही उनके अंदर क्या है, उस टेंडेंसी को कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? अगेन 2 चीज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने से मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तब उसके लूज करने की एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और न्यूक्लियर चार्ज पे इनवर्सली डिपेंडेंट करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। आइए ट्रेंड के बारे में समझते हैं, जिसपे मैंने कहा मेन क्वेश्चन होता है। सो अगर डाउन द टेबल जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं। डाउन द टेबल जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। तो लिथियम जो कि सबसे ऊपर है ग्रुप 1 में, वो उसका सबसे लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है। ठीक सुना, सबसे लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है। और जितना डाउन जाते जाएंगे, जैसे फ्रेंशियम सबसे डाउन जाएंगे, हालांकि फ्रेंशियम के बारे में बहुत डिटेल में फीचर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है,
पर जैसे डाउन द टेबल जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट सबसे नीचे पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है अक्रॉस द टेबल। तो अक्रॉस द टेबल, यस, लेफ्ट टू राइट अगर टेबल में अगर फॉलो करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि क्या होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और मेटेलिक कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस को कहते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? करेक्ट, तो आप बोलेंगे कि एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। यस, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उनके एबिलिटी को, यस, जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 8 को कंप्लीट करना चाहेगा, अर्थात अपने आप को स्टेबल या ऑक्टेट, यस, स्टेबल या ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो गेन इलेक्ट्रॉन करेंगे और वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे और वो होंगे नॉन मेटल्स। यस, लास्ट शेल में जिसके 4, 5, 6, 7 होगा वो नॉन मेटल्स बन जाएंगे और ठीक इसका क्या होगा, रिवर्स ट्रेंड होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का रिवर्स बोल रहा हूं, याद रखिएगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और अक्रॉस, यस, अक्रॉस द ग्रुप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। याद रखिएगा, दोनों को याद मत करिए, आप एक को याद रखिए, मेटेलिक कैरेक्टर याद करिए और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आप उल्टा रिवर्स भी बना सकते हैं। तो दोनों को याद करने की कोशिश मत करिएगा, एक पे मेटेलिक कैरेक्टर पे ध्यान दीजिएगा ताकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ध्यान आ जाए आपको। ये तो आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, क्या कहा, डेफिनेशन, यस, पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स and periods showing the regular trend of the properties of element. So hello and Jai Hind student, welcome once again to my channel Sir Tarun Rupani। और आज periodic properties में ionization potential, ionization energy या ionization enthalpy के बारे में जानेंगे। क्या ionization? हाँ, आयन में कन्वर्ट करना, आयन, यस, चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसमें कन्वर्ट करने को कहते हैं आयंस में कन्वर्ट होना। तो आयंस में कन्वर्ट होने में क्या एनर्जी, क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो एक एटम आयन बन जाए, इसका नाम रखा गया है आयनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा डायग्राम से यही कहना चाह रहा हूं सर, डायग्राम से समझना है और कंसेप्ट क्लियर करता हूं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास है सोडियम एटम, ठीक है, ये रहा उसका मास नंबर, ये रहा उसका एटॉमिक नंबर। जो सुपरस्क्रिप्ट है वो मास नंबर है और ये रहा एटॉमिक नंबर। जो 11 एटॉमिक नंबर है यही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसे शेल्स में बनवाएं, कन्वर्ट करें, तो देखेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर 3 शेल्स बनेंगी, है ना, ये रहा इसका न्यूक्लियस और इसके ऊपर 3 शेल्स बन जाएंगी। पहली शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे 2, 8 और 1। तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यस, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए चाहिए होगी एनर्जी। क्यों सर, एनर्जी क्यों चाहिए होगी, ऐसे ही क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा? देखिए, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो होता है न्यूक्लियस में, बट न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन के चार्ज ना होने के बावजूद न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नतीजा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पुल बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग पुल होता है ना। इस पुल को तोड़ने के लिए, इस
इसको अलग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए ये एनर्जी लगती है। यस, यही एनर्जी जो इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे आउटरमोस्ट शेल से, ताकि ये क्या हो जाए, यहां से बाहर चला जाए, का नाम रखा गया है आयनाइजेशन, पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब ये कन्वर्ट होगा तो उसके बाद सिर्फ दो शेल्स बचेंगी। ये रहा न्यूक्लियस, पहली शेल और दूसरी शेल। यहां पे आते ही, यस, यहां पर आते ही इसमें पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अब सोडियम जो है, यस, गैसियस सोडियम होना चाहिए। गैसियस सोडियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो रिमूव हो गया है। तो प्रोटॉन तो एज इट इज पड़ा हुआ है, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, बट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, हेंस ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। पहली शेल में 2 ही रह गए, अब तीसरी शेल अब हट चुकी है। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड में है वो एज इट इज मौजूद रहेंगे। सो हेंस ये क्या बन गया है, पॉजिटिव चार्ज बन गया है। आइए अब डेफिनेशन से समझते हैं क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। ये न्यूट्रल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, न्यूट्रल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इनिशियली सेम है। देखिए जितना प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अच्छा, आइसोलेटेड होना भी जरूरी है और गैसियस एटम होना जरूरी है। गैसियस, सर आपने तो सोडियम लिया है यहां पर, ये तो गैस है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए गैसियस स्टेट में होना चाहिए। यस, जरूरी नहीं है कि गैस का एटम होना चाहिए, ये नहीं मैंने कहा ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए, क्लोरीन का एटम होना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं कहा। गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो सोडियम की जब वेपर स्टेट होगा, यस गैसियस स्टेट होगा और आइसोलेटेड फॉर्म होगा। ये गैसियस ही क्यों जरूरी है सर, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म क्यों नहीं ले सकते हैं सर? सॉलिड और लिक्विड इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो फिर कंबाइंड हो जाते हैं, इसीलिए आइसोलेटेड लेना है, सेपरेटेड लेना है और गैसियस पार्टिकल लेना है। तो गैसियस एटम जो न्यूट्रल है, जैसे कि मेरे केस में था, जो स्टार्टिंग केस में था, ये न्यूट्रल था, यहां पर ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग फेज में। न्यूट्रल क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, न्यूट्रल है। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन, इसको पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमारे केस में कन्वर्ट हो गया है वो सोडियम, यस सोडियम आयंस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। तो इस एनर्जी को जो ये चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस एनर्जी का नाम रखा गया है आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। अब ये एनर्जी डिपेंड करती है यस दो चीजों पे, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है और न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करती है। सबसे पहले इस आयनाइजेशन को एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट है किलो जूल पर मोल, यस किलो जूल पर मोल। और डिपेंड मैंने बताया एटॉमिक साइज पे कर रही है। एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। क्या चीज, इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज, यस एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल। यस, इन दोनों के डिस्टेंस को कहते हैं क्या, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, यस एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। सर ऐसा क्यों, ये पूछना चाह रहे हैं। तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज, ये देखा मैंने लिखा हुआ है आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में एएस। एएस यहां पे मतलब है एटॉमिक साइज, ये रहा मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया एएस। एटॉमिक साइज क्या हो रही है, देखिए एरो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही है। आयनाइजेशन एनर्जी कम इसलिए लगेगी क्योंकि अब जब क्या होगा, एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर पुल कम हो पाएगा। यस, न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और अट्रैक्शन न होने की वजह से लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। क्लियर है ना। आइए दूसरा देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज, यस न्यूक्लियर मतलब पॉजिटिव चार्ज, याद होगा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यस जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगा, अर्थात रिमूव करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन है न्यूक्लियर चार्ज और यस आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में। सो ये रहा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया आपके लिए, NC इंक्रीजेस, N मतलब न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर NC मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब है अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी यस ज्यादा लगेगी उसको रिमूव करने में।
आइए ट्रेंड को जानते हैं। यस, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार। यस, स्क्रीन पे देखिए, डाउन द यस ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप टॉप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम लगेगी। कम क्यों लगेगी? क्योंकि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 नीचे जाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगी तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, और एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड ट्रेंड देखते हैं। लेफ्ट टू राइट होने पे अर्थात अक्रॉस द टेबल जाने पर, यस अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होगा, जरा स्क्रीन पे फिर से देखिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, यस लेफ्ट टू राइट अगर आते हैं किसी पीरियड से, तो आप देखते हैं कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। नतीजा क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी अब ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। और हाँ, और इन सारे लेटेस्ट वीडियोस को, इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना भी एकदम मत भूलना। क्या अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है? देन यू आर मिसिंग अ लॉट। यस, क्योंकि ये नो बकवास ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन, बोर्ड की जानकारी या आपको लेटेस्ट वीडियोस, डायग्राम्स, नोट्स इसमें सिर्फ प्रदान किए जाते हैं। सो ज्वाइन करिए और छूट मत जाइए। यस, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा टर्म, आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जस्ट अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा है। यस, ठीक कहा, अपोजिट है। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब आप एक कोई चीज याद कर लीजिए अच्छे से, अगर रिवर्स कंसेप्ट कोई उसका आ रहा हो तो आप उसको बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश मत किया करिए। ठीक सुना आपने, बहुत ज्यादा एफर्ट और एनर्जी अब इस पे मत लगाइए, क्योंकि आपको क्या आ गया है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी आ गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मत याद करिए, क्योंकि इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। बट फिर भी मैं आपको अभी कंसेप्ट क्लियर करता हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहां पे लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड, देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल में लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड, पर यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, टू ऐड, यस टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे रिमूव एन इलेक्ट्रॉन था, देखिए ध्यान से, ऊपर लिखा था रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए नेगेटिव चार्ज। यस, नेगेटिव चार्ज गैसियस एटम। याद रखिएगा, गैसियस एटम बोला है, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोला है, ठीक है। इट इज हाईएस्ट फॉर हेलोजेंस, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि वो वैसे भी गैसियस पार्टिकल होते हैं, और लोवेस्ट होती है अल्कली मेटल्स की, अर्थात ग्रुप 1 के, यस ग्रुप 1 वाले मेटल्स की लोवेस्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये रहा सिंबल के रूप में से, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एनी एलिमेंट। यस, एक्स मींस एनी एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे क्या हो जा रहा है, वो नेगेटिव चार्ज का हो जा रहा है। यस, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे अब उसके पास, यस अब वो न्यूट्रल न रहा, यस अब ये एटम न्यूट्रल एटम, गैसियस एटम न रहा, अब क्या बन गया, ये नेगेटिवली चार्ज एटम बन गया। इसीलिए देखिए माइनस साइन रिप्रेजेंट करती है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है EA, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, ग्रुप्स में ट्रेंड्स ज्यादा स्टडी करेंगे तो जस्ट अपोजिट इसका भी ट्रेंड होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड और आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, जस्ट आपको अपोजिट मिलेगा। आइए समझते हैं। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, पर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या बोलूंगा, मैंने कहा था दोनों याद करने की कोशिश मत करना। अगर दोनों याद करोगे इस तरह से क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट आपके पास मिक्स हो जाएंगे। आप सिर्फ फोकस करिए आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी पर, अपने आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ उसका रिवर्स करना होगा, इसलिए दोनों मत याद करिएगा। तो देखिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पर मैंने कहा यही चीज मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। और अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या बोलेंगे, डिक्रीज होगी। अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात टेंडेंसी
of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself. क्या कहा? टेंडेंसी। हां, ये एक टेंडेंसी है। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कौन इसे अट्रैक्ट करता है। ये रहा कार्बन। कार्बन के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। आइए 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बना दिए। अब ये ऑक्सीजन से अगर कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन करना चाहें, अगर कंबाइन करना चाहें तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर देंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए ऑक्सीजन से और 2 कार्बन से मिल गए। यहां पर भी हो सकता है सिमिलरली, अगर ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन करेगा तो कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये रहे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि दोनों के पास हो गए। अगर यहां से देखते हैं तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और यहां से देखते हैं तो भी ऑक्सीजन को 8 हो जाते हैं, और बीच में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रहे। तो कार्बन इसे अपनी तरफ पुल करना चाहता है और ऑक्सीजन इसे अपनी तरफ पुल करना चाहता है। इसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पुल करने की टेंडेंसी का नाम रखा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये एक डायमेंशनल लेस प्रॉपर्टी है, अर्थात इसमें कोई वैल्यू जो है वो कोई यूनिट में नहीं है। ठीक है, इसीलिए डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। इसको एक टेंडेंसी कह सकते हैं सिर्फ। लिनियस पॉलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक स्केल बनाई थी जिसको इसको मेजर किया जा सके, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू है फ्लोरीन की। यस, आपको ध्यान होगा फ्लोरीन हेलोजन है, और ये फर्स्ट हेलोजन है पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, और सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैल्शियम की, जो कि है 0.7। तो ये स्केल डिवाइस किया पॉलिंग ने। आइए अब इनर्ट गैसेस के बारे में जानें कि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 0। क्यों 0 होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि इनर्ट गैसेस कंबाइन ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है, वो ऑक्टेट होती हैं, है ना। तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना गेन करती हैं। नतीजा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। शेयर्ड पेयर ही नहीं है किसी के साथ, कंबाइन करते ही नहीं है किसी के साथ, सो दे डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड। फिर आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, अर्थात एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होने लगेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जितना दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जितना दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। as electron gets far away from the nucleus, attractive force decreases। सिंपल है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, अर्थात पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंक्रीज करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या इंक्रीजेस। ठीक है, आइए आता है ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होगी डाउन द ग्रुप में? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो शेल्स बढ़ने लगेंगी। पीरियोडिक ग्रुप 1 में पीरियड नंबर 1 में 1 शेल होगी, पीरियड नंबर 2 में 2 शेल होगी, पीरियड नंबर 3 में 3 शेल होगी, एंड सिमिलरली। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। नतीजा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एक तरह का अट्रैक्शन है, याद रखिए। अट्रैक्शन किसके बीच में? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में
और इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में। ये एटम्स इसको अपनी तरफ शेड पेयर को खींचना चाहते हैं और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। बस इसी का नाम रखा गया है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली क्या होता है? यस, जनरली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। केमिकल रिएक्टिविटी, क्या मतलब है इसका? टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी, यस, जो एलिमेंट्स जितना जल्दी लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो उतने रिएक्टिव होंगे। सो हायर इज द टेंडेंसी, हायर इज द केमिकल रिएक्टिविटी। क्या आप जानते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहां होते हैं? जी हां, ग्रुप नंबर 1 में होते हैं। ग्रुप नंबर 1 में मोस्ट रिएक्टिव मेटल मिलेंगे और ग्रुप नंबर 17 में आपको मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल मिलेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं? रिएक्टिविटी शुरुआत में बहुत ज्यादा होती है। आपको मालूम है क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में वैलेंसी होती है 1 और ग्रुप नंबर 17 में भी वैलेंसी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और वैलेंसी होती है 1। नतीजा क्या होता है? वो बहुत जल्दी लूज करते हैं मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स जो 17 ग्रुप में होते हैं बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या है, दोनों में रिएक्टिविटी बहुत हाई है। तो जैसे जैसे क्या होगा, यस, जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। आइए समझते हैं डेफिनेशन के साथ। Chemical reactivity, yes, it depends upon the tendency to lose or gain electrons. तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? यस, अगर हम लेफ्ट टू राइट आए, अक्रॉस द पीरियड आए, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? पहले मैंने बताया डिक्रीज होगी और फिर क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। शुरुआत में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यस, बीच में आकर के क्या हो जा रहा है? फिर रिएक्टिविटी आगे इंक्रीज हो जा रही है। सो डाउन द ग्रुप क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी अगर यस टॉप टू बॉटम आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो देखेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि तब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगी। जैसे ही डाउन द ग्रुप आएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। आइए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहां पाया जाएगा? एट द बॉटम ऑफ ग्रुप 1 पाया जाएगा और उसका नाम है फ्रेंशियम। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? वो एट द टॉप ऑफ द ग्रुप 17 पाया जाएगा और वो है फ्लोरीन। क्लियर है? आइए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड समझते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल और नॉन मेटल्स के लिए अलग अलग है, इसीलिए सेपरेटली हेडिंग डाल दिया है मेटल एंड नॉन मेटल। अगर डाउन द ग्रुप जाए, यस, डाउन द ग्रुप जाए तो मेटल्स के लिए डिक्रीज करती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, पर नॉन मेटल्स के लिए ठीक क्या होता है? रिवर्स होता है, इंक्रीज करती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पर अगर अक्रॉस द पीरियड आए, यस, लेफ्ट टू राइट आगे आए, तो देखेंगे शुरुआत में इंक्रीज करती है, बट इंक्रीज कहां तक करती है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अप टू पीरियड नंबर, यस, ग्रुप नंबर 4 तक करती है। अर्थात जहां पे लास्ट शेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट उसके बाद क्या होता है? डिक्रीज कर जाती है। क्या आप जानते हैं कि जिनके पास लास्ट शेल में 1 2 3, लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, लास्ट शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो होंगे मेटल्स, और 1 वाला, यस, जो सबसे पहला होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो 2 वाले शेल्स वाले होंगे, जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। 3 वाला और कम रिएक्टिव होगा। तो जिसके लास्ट शेल में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा, वो क्या होंगे? यस, वो होंगे नॉन मेटल्स। बट 4 वाला, यस, जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मेटलॉइड भी हो सकते हैं। मेटलॉइड, यस, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जर्मेनियम नाम सुना है? सिलिकॉन, यस, तो ये क्या है? यस, ये है मेटलॉइड। तो मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स इस तरीके से अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में। और नॉन मेटल्स के बाद क्या है? नॉन मेटल्स के बाद क्या है? इनर्ट गैसेस, ग्रुप 0। ग्रुप 0 की रिएक्टिविटी क्या होगी? यस, ग्रुप 0 की रिएक्टिविटी भी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि वो ना तो गेन करेंगे वो ना लूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुके हैं। इनके लास्ट शेल में, इनके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं हुआ है। इनकी लास्ट शेल कंप्लीट है। 8
जो लास्ट शेल में होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है। यस, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट थ्योरी आपने पढ़ी थी, है ना, वो अटेन कर चुके हैं नतीजा, ना ये गेन करते हैं ना ये लूज करते हैं। अब आता है यस, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेट एक्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स नाम का कोई एक एलिमेंट है और जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखा है, यस, जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, उसको हम लोग कहते हैं ए। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, मास नंबर का सिंबल है ए, और मास नंबर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यस, न्यूक्लियस के टोटल को, यस, टोटल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास नंबर। न्यूक्लियस, यस, हर एटम के सेंटर मोस्ट में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है मास नंबर। अच्छा, सबस्क्रिप्ट में, यस, सबस्क्रिप्ट में नीचे जो लिखा होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल होता है इसका Z, सिंबल होता है Z, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन, यस, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर एलिमेंट में क्या होते हैं? सेम होते हैं। नतीजा वो न्यूट्रल होता है। ऑल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल when they have same number of proton। अगर प्लस चार्ज जितने हैं और माइनस चार्ज भी उतना है तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा जीरो, न्यूट्रल इफेक्ट होगा। लेट्स से एक एग्जांपल को, यस, इसी एग्जांपल को सोडियम के साथ शो करते हैं। ये रहा आपके पास स्क्रीन पर सोडियम। सोडियम के सुपरस्क्रिप्ट में आपको दिखाई देगा 23 लिखा है, तो ये हमारा है मास नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं ए के सिंबल से। यस, ए उसका सिंबल है। और नीचे देखिए सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? 11, ये है यस हमारा एटॉमिक नंबर। तो मैंने बताया जितना हमारा एटॉमिक नंबर है 11 हमारा एटॉमिक नंबर है, तो 11 ही हमारे प्रोटॉन है, 11 ही हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन मुझे नहीं दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हम इससे निकाल देंगे। यस, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एटॉमिक नंबर माइनस, यस सॉरी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 23 हमारा मास नंबर है, यस, इसमें से इसको माइनस कर दें, यस, 23 में से 11 को माइनस कर दें तो 12 आ जाएगा। आइए आपके साथ डायग्राम से भी इसको समझते हैं। यस, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक शेल डायग्राम देखते हैं और समझते हैं। आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस सबसे सेंटर मोस्ट पे है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। ये रहा, आपने न्यूट्रॉन 12 निकाला, और इसके पास के शेल, पहली शेल के शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट शेल एम शेल, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है? यस, क्या जानने में मदद करता है ये एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है हर एलिमेंट का। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से ही यस पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन में जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, तो इट शोज द एटॉमिक नंबर आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान होगा ना? तो एटॉमिक नंबर हेल्प करता है जानने में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल। क्या आप सोडियम की पोजीशन जानना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में? है ना? यस, इसी से हम बता सकते हैं, इस 11 से आपको बता सकते हैं। यस, इस 11 एटॉमिक नंबर से हम आपको देख के बता सकते हैं कि सोडियम की क्या पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल में। तो आपने देखा कि इसमें 3 शेल्स बन रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ शेल्स बताता है पीरियड नंबर। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या बताता है? आपको पीरियड बताता है। तो इससे पता चल गया कि आपका पीरियड होगा इसमें क्या? 3। थर्ड पीरियड में सोडियम पाया जाएगा क्योंकि 1 2 3 शेल्स पाई जा रही है। और क्या पता चल गया आपको? आपको लास्ट शेल, जिसको लास्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। यस, जो ये वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बताता है ग्रुप। यस, तो आपको इसका ग्रुप भी पता चल गया। तो ग्रुप है 1। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ग्रुप भी पता चल गया आपको। यस, ग्रुप है 1 और पीरियड है 3। तो इसी तरीके से एटॉमिक नंबर एक बहुत ही यूजफुल नंबर है जिससे आप एलिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ, यस, उसकी प्रॉपर्टीज भी जान सकते हैं। क्या आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है? याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिए, साथ में नोटबुक लेके बैठिए और क्या करिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बट सेल्फ बनाइए। याद रखिएगा, जो खुद पढ़ेगा, खुद नोट्स बनाएगा, वही अच्छा नंबर पाएगा। यस, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी टीचर का लेसन सुन लीजिए, बट जब तक आप स्वयं, यस, व्हेनेवर एंड व्हेन ओनली यू डू इट, यू लर्न।
यस, आपको अगर चाहिए कि आपकी मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए, यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद नोट्स बनाना पड़ेगा, खुद एफर्ट करना पड़ेगा, खुद पेजेस टर्न करने पड़ेंगे, वीडियोस को पॉज करना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा। आई एम 110% श्योर आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ कौन रोक रहा है, आपकी विल पावर। यस, तो बी स्ट्रांग, बी डिटरमाइंड एंड बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट विद दीज वर्ड्स। अगर अभी तक यस इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इस व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जो मैंने डेडिकेटेड किया है आपके लिए, तो यू आर एट अटर लॉस। यस, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है उसका, ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक नो बकवास ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जानकारी होती है इसमें। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और केमिस्ट्री इज नो मोर अ मिस्ट्री।